क्या है, और साथ में हम लोग पहले इसका सिलेबस देखेंगे। हम लोग जो 4 दिन ये ट्रेनिंग का सेशन देखेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो जैसे हमारा क्लास खत्म होगा, एक एक क्लियर होगा, वैसे वैसे हम लोग डाउट्स का क्लास रखेंगे। थोड़ा हम लोग 5-5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में आपसे डाउट्स का क्लास रखेंगे। जिसको कुछ भी पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी अपना क्वेरी को डाल सकते हैं। सिर्फ जब लेक्चर चालू रहा तो बीच में मत बोलिए, तभी म्यूट रखिए। हम लोग एक तो आपको बीच में गैप देंगे, थोड़ी देर बाद सेशन में हम लोग 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर के बाद आपके डाउट्स को देखेंगे। और आप जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जैसे ही 10 मिनट का लेक्चर खत्म होगा, हम चैट बॉक्स में देखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे उसका प्रॉपर, और फिर बाद में आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके रखिए। जो पहले हैंड रेज करेगा उनको ही सबसे पहला हम पूछने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। तो सबसे पहले जो जेम पोर्टल क्या है और इसका सिलेबस। यदि हम सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, तो सिलेबस में हमारा जो ये 4 दिन का ट्रेनिंग होगा, इसमें क्या क्या पार्ट कवर होगा। इसमें हम बायर और सेलर दोनों पार्ट कवर करेंगे। ज्यादातर हमारा फोकस सेलर पे रहेगा। बायर को हम, जो एक सेलर को चाहिए, कभी कभी आप लोगों को पता है कि जेम पे बहुत सारे ज्यादा मैक्सिमम जो भी काम होते हैं वो ज्यादातर आजकल के डेट में आपकी पहचान है बायर, तो उनके पहचान के थ्रू से ही होता है। तो आपको बायर पे के पास जाके या फिर बायर का आईडी पासवर्ड मिलता है, उससे आपको काम करना पड़ता है। तो उसमें आप क्या क्या काम करते हैं, वही पोर्टल में हम वही पार्ट कवर करेंगे। हम बायर का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर नहीं करते। यहाँ पे बायर का जो है 50% कवर होगा, जो आपको एज ए सेलर के लिए लगता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बायर का ही पार्ट का सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सेलर पे। बायर के पार्ट में क्या क्या कवर होगा। बायर का रजिस्ट्रेशन, बायर में भी 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक एचओडी का, और जिसको हम प्राइमरी यूजर बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी यूजर। यदि हम जिला परिषद की बात करते हैं तो जिला परिषद में जनरली कैसा होता है, बीडीओ या सीईओ, ये हमारा एचओडी होता है जो प्राइमरी यूजर होगा। इसके अंदर क्या होगा, पंचायत समिति होंगे, और पंचायत समिति के अंदर सरपंच, ग्राम सेवक वगैरह तैयार होते हैं। तो ये सेकेंडरी यूजर होंगे। तो हम यहाँ पे प्राइमरी यूजर बनाना और सेकेंडरी यूजर बनाना दोनों सिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे बायर के सिलेबस की बात कर रहे हैं पहले। सेकेंड पार्ट में कवर होगा आपका डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज में एक नॉर्मल डायरेक्ट परचेज कैसे करते हैं, और आपका ही प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलरली कोई सेलर है, जैसे कि आप एक सेलर हो और आपका कोई प्रोडक्ट है और उसको ऑर्डर देना चाहता है बायर, वही आपको ही ऑर्डर मिले, उसके लिए कैसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज कैसे करेंगे, डायरेक्ट परचेज की जो लिमिट है वो है 25,000, 25,000 रुपया लिमिट है। 25,000 के अंदर ही आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो 25,000 तक में कोई भी आपको ऑर्डर मिले, इसके किस तरीके से करना है, हम वो वाला पार्ट हम बायर के पार्ट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट है L1 परचेज। तो L1 परचेज कैसे करेंगे, मतलब इसकी लिमिट है 5 लाख। अप टू 5 लाख तक आप कोई भी प्रोडक्ट को L1 से परचेज कर सकते हो, जिसको आप लोग कंपेरिजन भी बोलते हो। ये भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है, बट ये कंपेयर करके आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिला सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी सर्विसेज को आप यहाँ पे कैसे डायरेक्ट L1 के थ्रू से भी खुद का ऑर्डर खुद ले सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे कि आपका प्रोडक्ट L1 हो ही, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप यहाँ पे आपका प्रोडक्ट को L1 लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे L1 ला सकते हैं। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायर के पार्ट में। उसके बाद हम लोग आते हैं, यदि हमारा थर्ड होता है तो बीड। जनरली बीड कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहला ये जानना जरूरी है। यहाँ पे बीड जो है, बीड यहाँ पे 5 तरीके का बीड होता है। एक नॉर्मल बीड प्रोडक्ट का, नॉर्मल बीड सर्विसेज का, मतलब जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को बाय किया जाएगा या सिंगल कोई सर्विसेज को लिया जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लोग बंच बीड। बंच बीड प्रोडक्ट, बंच बीड सर्विसेज। बंच बीड मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट, तो ये बंच बनता है। मोर देन वन सर्विसेज तो बंच बनेगा, बंच सर्विसेज। और आते हैं कस्टम। कस्टम कैसे बीड तैयार करेंगे, हम लोग बायर में हैं तो हम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, वैसा बीड बनाएंगे कैसे, कस्टम बीड कैसे बनाएंगे, बंच बीड कैसे बनाएंगे, सिंगल बीड कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सभी दिखेंगे। और बीड टू आरए, बीड से रिवर्स ऑक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, या फिर डायरेक्ट आरए कैसे बनाएंगे, रिवर्स ऑक्शन कैसे बनाएंगे, ये सभी पार्ट हम बायर के प्रोफाइल में आपको बताएंगे। बायर का क्लास हमारा लास्ट डे रहेगा, 4th डे बायर का रहेगा।
मे भी थर्ड डे से हम बायर का क्लास चालू कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 4 डे पूरा बायर का पार्ट रहेगा। ये रही बायर का। यदि हम सेलर की बात करते हैं तो सेलर में भी सेम प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन और सेकेंडरी यूजर। तो यहाँ पे आप भी प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर का कैसे बनाएंगे, ये पार्ट कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन जनरली 2 तरीके से होता है प्राइमरी यूजर का, पेन बेस्ड और आधार बेस्ड। तो दोनों प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकते, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे पास नया हमेशा पेन कार्ड और नया आधार कार्ड नहीं होता, तो मैं ये आपको पीडीएफ के थ्रू से या वीडियो के थ्रू से दिखाता हूँ। हाँ, कुछ डाउट्स रहा या फिर आपके पास नए कोई पेन कार्ड है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव भी रजिस्ट्रेशन का पार्ट दिखा सकता हूँ। सेकंड आते हैं हम लोग प्रोफाइल मैनेजमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट में क्या क्या रहेगा, पेन कार्ड अपडेट करना, आपका लोकेशन अपडेट करना, जीएसटी अपडेट करना, आईटीआर अपडेट करना जिसको आप लोग टैक्स असेसमेंट बोलते हैं, एमएसएमई अपडेट करना, स्टार्टअप अपडेट करना, डीओ ऑर्डर कंप्लायंस अपडेट करना। ये जो भी पोर्टल का पार्ट है, ये सभी चीजें हम लोग प्रोफाइल मैनेजमेंट में देखेंगे। प्रोफाइल मैनेजमेंट के बाद आते हैं हम लोग वेंडर असेसमेंट। यहाँ पे 2 पार्ट आता है, वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल। तो वेंडर असेसमेंट क्या है, किसके लिए वेंडर असेसमेंट की जरूरत है और किसको करना चाहिए, और करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हम लोग वेंडर असेसमेंट में देखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे रीसेलर पैनल। रीसेलर पैनल क्या चीजें हैं, रीसेलर पैनल के साथ कोडेंट देखेंगे, कोडेंट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो कोडेंट्स के भी हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे जो ज्यादातर रीसेलर में यूज होता है, तो हम लोग रीसेलर के बारे में। उसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेट करना, ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं, ये सब चीजें देखेंगे, और सेकेंडरी यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रोफाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। ये हम लोग प्रोफाइल मैनेजमेंट देखेंगे। उसके सेकंड पार्ट में आएगा कैटलॉग। कैटलॉग जनरली 3 तरीके से बनता है। एक है क्लोन, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को हम क्लोन कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। दूसरा है पेयरिंग, पेयर कर सकते हैं, मतलब उसके ही सेम टू सेम डेटा को अपने डेटा में फिट करना है, इसको बोलते हैं पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करेंगे। और थर्ड है नया कैटलॉग। यदि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आप पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट कैसे डालेंगे और वो 100% कैसे आपका मार्केट में आ जाएगा। हम आपको यहाँ पे ऐसा भी ट्रिक्स बताएंगे कि 1 दिन के अंदर आपका नया प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा मार्केट में। मैक्सिमम 90% प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएंगे 1 दिन के अंदर। सिर्फ कुछ डेटा आपको लगेगा जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये कैटलॉग में आ जाएगा। कैटलॉग मैनेजमेंट के बाद आते हैं हम लोग कोई कैटेगरी मैनेजमेंट, जिसको सीएमएस भी बोलते हैं। कैटेगरी मैनेजमेंट मतलब कैटेगरी, यदि कोई प्रोडक्ट का क्या होता है, कैटेगरी होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कैटेगरी मतलब कैसा हो गया, ऑयल। अभी आप मार्केट में कहीं पर जनरल स्टोर में गए और तेल परचेज करना है, तो तेल में बहुत सारा तेल होंगे, राइस ब्रेन होगा, ग्राउंड नट होगा, और भी बहुत अलग अलग, मस्टर्ड होंगे, सनफ्लावर होगा। तो ये सभी यदि हम यहाँ पे इसको कैटेगरी बोलेंगे तो क्या किस कैटेगरी में आता है, ऑयल की कैटेगरी में। पर जब हम लोग सनफ्लावर परचेज करेंगे तो सनफ्लावर का अलग प्रोडक्ट बनेगा, ग्राउंड नट का अलग बनेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसके सब कुछ डिफरेंस है। तो ये सब चीज को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो प्रोडक्ट का जो मेन होता है उसको कैटेगरी बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का कैटेगरी नहीं है, तो उस कैटेगरी को कैसे क्रिएट करेंगे, या सर्विस के लिए भी, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए सीएमएस के थ्रू से वो भी देखेंगे। या फिर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्रांड को कैसे अप्रूवल करके लेके आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और ब्रांड कैसे आपको यहाँ पे लेके आना है, ये भी पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा कैटलॉग का हो गया। फिर हम लोग आएंगे बीड में। बीड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सभी तरह के बीड्स में, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, नॉर्मल बीड, बंच बीड, कस्टम बीड, बीड टू आरए, ये सभी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बीड का प्रोसीजर। बीड के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, बहुत सारी जो भी चीजें, ईएमडी क्या होता है, बीड्स के रिलेटेड सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। बीड्स के बाद हम लोग आते हैं, यदि बीड हमारा क्लियर हो गया तो बीड के बाद हम लोग आएंगे पीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। जनरली इसके बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, तो यहाँ पे हम लोग पीआर के बारे में देखेंगे, जो परचेज रिक्विजिशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पीआर यहाँ पे देखेंगे, परचेज रिक्विजिशन कैसे
क्रिएट करेंगे, मतलब क्रिएट नहीं, परचेज रिक्विजिशन में कैसे टेंडर को भरेंगे पीआर के थ्रू से परचेज। और बाद में आते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कैसे प्रोसेस करेंगे। कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर को कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, उसका इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, कैसा उनको एक्सेप्ट करके अपना मटेरियल को डिलीवरी करना है। और लास्ट अपना ऑप्शन बचता है वो है कॉज एंड मनी। आपको यदि जेम पे अभी नया रूल आया हुआ है जनवरी से, यदि जेम पे आपको लॉगिन बनाना है तो आपको कॉज एंड मनी भरना पड़ेगा। तो कॉज एंड मनी किस तरीके से हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जो डिपॉजिट मनी है वो आपको रिफंडेबल बेस पे रिफंड मिलेगा। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जहाँ पे हम लोग ये सभी चीज़ें पार्ट को कवर करेंगे। यदि किसी को कुछ अभी तक डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप 1 by 1 पूछ सकते हैं। पहले देख लेता हूँ किसी ने हैंड रेज किया, नहीं, बोलिए। किसी को कुछ भी डाउट्स है अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ अनिल सर कुछ पूछ रहे हैं। ये L1 परचेस क्या है? हाँ सर बोलिए। L1 परचेस क्या है? L1 परचेस सर क्या होता है, हमको यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं L1, यदि सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, मान लीजिए आप हमारी कोई कंपनी है, एज ए हम नहीं समझते कि जेम है, हमारी कोई कंपनी है और भगत टेक्नो ही है, मुझे लैपटॉप परचेस करना है, मुझे लैपटॉप परचेस करना है, तो मुझे लैपटॉप 2 लैपटॉप परचेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक से कोटेशन मंगाऊंगा और उनको क्या डायरेक्ट ऑर्डर दे दूंगा, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, 2-3 कोटेशन मंगाते हैं और उस कोटेशन में जो सबसे कम रेट में हमने को लैपटॉप देगा हम उसको ऑर्डर देते हैं। तो L1 भी ऐसा ही है, आपको वहां पे सबका जो है कैटलॉग वो ऑटोमेटिकली पोर्टल पे दिखता है और उसमें से जो सबसे कम रेट होगा उसको आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, जिसकी लिमिट है 5 लाख। 5 लाख तक आप ऑर्डर बायर कोई भी सेलर को दे सकता है, पर इसकी जो लिमिट है वो है मंथली 5 टाइम्स, 5 बार से ज्यादा आप ऑर्डर L1 कोई भी बायर महीने का नहीं कर सकता। ये है L1 परचेज। अनिल सर क्लियर है या कुछ डाउट है तो बोलिए। नहीं, ओके क्लियर हो गया। आशीष सर बोलिए। हाँ सर, मैं तो आप ये पूछ रहा था, वेंडर असेसमेंट के लिए पूछ रहा था कि वेंडर असेसमेंट करना जरूरी होता है क्या न्यू सेलर के लिए? नहीं, वेंडर असेसमेंट यहाँ पे जरूरी नहीं होता सर। वेंडर असेसमेंट ओईएम के लिए जरूरी है। यदि आप एज ए ओईएम हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आपको ओईएम पैनल बनाना, यदि आपका प्रोडक्ट आपके ही ओईएम के थ्रू से बनाना चाहते हैं, खुद का ब्रांड से, और आप ओईएम की तरह लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। विदाउट ओईएम भी आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो एज ए रीसेलर है जैसे अभी, तो एज ए रीसेलर बेच पाएंगे। यस सर। हाँ, तो वेंडर असेसमेंट जरूरी नहीं, मतलब जो उसमें पेमेंट वो लग रहा है वो अपने को वेंडर असेसमेंट जरूरी नहीं। और एक चीज सबसे कॉमन क्वेश्चन जो सबसे लोग मैक्सिमम पूछते हैं मेरे से, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आता है जीएसटी। जीएसटी और आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। सब लोगों को मैं एक बार सबसे पहला क्लियर कर देता हूँ, कॉमन क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे जीएसटी भी मैंडेटरी नहीं है, आईटीआर भी मैंडेटरी नहीं है। यदि आपका ईयरली 30 लाख के अंदर ऑर्डर होता है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है और आईटीआर भी मैंडेटरी नहीं है। विदाउट आईटीआर एज ए फ्रेश आप यहाँ पे इन कर सकते हो। हाँ अभिनव सर बोलिए। अभिनव सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो सबसे पहले साहब ने आपसे एक क्वेरी किया था उसमें आपने रिप्लाई किया था कि किसी भी L1 पार्टी को मैक्सिमम 5 ऑर्डर्स जा सकते हैं। हाँ, तो टेंडर तो हम कितना भी डालते हैं सर, तो अगर मतलब 5 से ज्यादा में L1 है तो हमको नहीं अलाउड होगा? जनरली सर देखो, एज ए रूल नहीं है। अच्छा, पर लोग डालते हैं। हाँ। पर यदि अभी क्या हो गया, यदि आप 5 से ज्यादा डालते हैं ऑर्डर, तो क्या होगा आपको, यदि बायर के ऊपर भी देखो, कभी भी बायर तो अकेला नहीं है, उनको भी ऑडिट होता है। हाँ। फिर ऑडिट में उनको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने मतलब आप ये बोले सेम बायर होना चाहिए कि अलग अलग बायर, एक बायर से 5 ऑर्डर? एक बायर 5 ऑर्डर दे सकता है कोई भी सेलर को। मतलब सेम प्रोडक्ट या अलग अलग प्रोडक्ट? अलग अलग प्रोडक्ट भी सेम प्रोडक्ट। अच्छा, सेम बायर एक महीने में 5 L1 के प्रोडक्ट को ऑर्डर दे सकता है एक पार्टी को। ठीक है, कोई नहीं, एक पार्टी हो या अल्टरनेट पार्टी हो। मतलब एक वेंडर, मतलब ये हुआ सर, एक बायर एक महीने 5 ही ऑर्डर फाइनल कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना सर? हाँ, मंथ में।
ये तो नहीं, बहुत कम ऑर्डर होता तो है। फाइनल बहुत कर सकता है, डायरेक्ट परचेज से कर सकता है, बीड बना सकता है, हाँ हाँ हाँ। L1 के थ्रू से 5 कर सकता है। अच्छा, वो जो 5 लाख वाला लिमिट है उसमें बोल रहे हाँ हैं उस पे बराबर। सर। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, एल वन वाला जो बिडिंग होता है यहाँ पर, जैसे बाकी जो टेंडर्स निकलते हैं तो हाँ, सब जो ओपन बिड निकलता है उसमें भी तो सब एल1 को ही ऑर्डर देते हैं ना सर इन लोग? ज्यादातर क्या होता है सर, देखो जनरली आप लोग को बताना क्या है, जेम में आप बताओ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अभी तक मैंने शायद आई थिंक मोर देन 5,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे दिया सर ये 3 साल में। सर आज तक मुझे शायद ही कोई ऐसा सेलर मिला है जिनको बिना बायर के पहचान रहते हुए ऑर्डर मिला है। करेक्ट बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बराबर है। तो हाँ अभी बीड में कैसा है, हम सेटिंग तो कर नहीं सकते, हाँ ज्यादा सेटिंग करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है इसीलिए सर। मैक्सिमम बायर क्या करता है, L1 से ऑर्डर लेता है, अच्छा L1 से ऑर्डर दिलाने की कोशिश करता है, अच्छा। इसीलिए तो उसका L1 ज्यादा। सेटिंग जो है वो थोड़ा सा समझा देंगे सर, कैसे करना है वो क्या बोले सर? उसका जो 5 लाख है, मतलब वो पार्टी जो बायर है हाँ, वही 5 7 10 पार्टियों को, मतलब 5 एक जो अपनी डिफाइंड पार्टी है उन्हीं को इंक्वायरी भेजेगा 5 लाख तक का मैक्सिमम? नहीं क्या बोले सर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या प्लीज तो सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो बायर है हाँ वो अपनी ही नॉन पार्टियों को 5 इंक्वायरी भेजेगा कि 5 लाख तक हाँ एल वन हाँ, वाले, वो कंपेयर करके उनको ऑर्डर वो दे सकता है, तो अपनी ही नॉन 5 पार्टियों को, जैसे सपोर्टिंग बोलते हैं उस किसी टाइप को का। भी, हाँ वो अपने पसंद से दे सकता है, बराबर। पर ठीक। उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम लोग अंदर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के दे देगा। अच्छा मैंने बोला है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि जेम भी खुद रेकमेंड करता है, तो मुझे अच्छा उसको निकाल के कैसे किसी भी को भी जेम के आदमी को निकाल के मेरा प्रोडक्ट को L1 कैसे लेके आना है, वो भी अपने को देखना पड़ेगा, जो हम लोग अच्छा जब ठीक क्लास करेंगे तब देखेंगे, है ना सर? ठीक ठीक, वही पूछ, ठीक सर। क्लियर है सर अभिनव सर, और कुछ बिल्कुल क्वेरी है आपका? सर, नहीं सर यही था। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। आशीष सर प्लीज। यस सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ यस सर। सर नमस्ते, नमस्ते। आशीष बात कर रहा हूँ सर। Yes. सर प्रोडक्ट अपलोडिंग में थोड़े से इश्यू जब आते हैं तो इन दैट केस मतलब जैसे एज अ रिसेलर ऑथराइजेशन में वगैरह बहुत टाइम हम डिफिकल्टी फेस करते हैं सर, तो वो कवर होने वाला है सर? क्या बोले सर, एक बार रिपीट कीजिए, मुझे एक बार क्लियर आपका समझ में नहीं आपका क्वेरी। अच्छा सर, मैं ये ऐसा पूछ रहा था आपको कि जब हम एज अ रीसेलर हम कोई नया बिड देख के प्रोडक्ट अपलोड करने जाते हैं, हाँ ठीक है, तो इन दैट केस हमें कंपनी का ऑथराइजेशन मांगा नहीं जाता सर, है? सर देखो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, जो OEM है उसके ऊपर। जनरली हाँ 90% जो प्रोडक्ट है हाँ, उसको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, 10% जो अच्छा प्रोडक्ट है अच्छा, या कंपनी है उनको ही ऑथराइजेशन की जरूरत है। ओके ओके ओके। तो वो हम मतलब सीखने वाले इस कोर्स में कि अगर डिफिकल्टी आती है तो उसको ओवरकम कैसे करना है? हाँ नहीं हम डेफिनेटली, मैं आपको क्या बोला सर क्लास के पहले ट्रेनिंग के शेड्यूल में, कि हम ऐसे ये भी आपको बताएंगे जो कोई भी प्रोडक्ट को कैसे आप हाँ इजीली जल्दी से 1 दिन के अंदर अप्रूवल करा सकते हो। हर एक प्रोडक्ट का नहीं, पर मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका अप्रूवल मिल जाएगा। नया प्रोडक्ट, क्लोन का तो मिलेगा ही मिलेगा, नया प्रोडक्ट की अप्रूवल की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, क्लियर है सर या कुछ डाउट्स है और? क्लियर सर, क्लियर। महेंद्र सर। जी नमस्ते सर। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नमस्ते सर। नमस्कार सर बोल रही थी OEM क्या होता है सर? हाँ बोलिए सर, क्या बोले सर? ये OEM क्या होता है सर? OEM क्या होता है सर, देखो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं इसको। बेसिकली जो भी आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एज एग्जांपल हम सोचते हैं कि आप मास्क बनाते हो, तो आप यदि खुद से मास्क बनाते हो, खुद ही मास्क बनाते हो, रॉ मटेरियल लाते हो और खुद मास्क मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप OEM बनेंगे मास्क के। जी सर। ये OEM है जो खुद मैन्युफैक्चर करता है। अभी मान लीजिए आपने रेडीमेड मास्क खरीदा, आपने मेरे से मास्क खरीदा और आप बेच रहे हो, तो आप हो गए रीसेलर और मैं हो गया OEM। जी। वेंटिलेटर सर? क्लियर है सर महेंद्र सर? सर ये वेंटिलेटर में क्या क्या होता है सर? ये क्या बोले सर? ये वेंटिलेटर जो आप बता रहे थे सर, तो मैं थोड़ा लेट से कनेक्ट सर हुआ। वॉइस थोड़ी कम आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये वेंटिलेटर के बारे में जो बता रहे थे, ये क्या सही से रिपीट करते सर? सर बोलिए ना। सर वेंटिलेटर के बारे में कुछ बता रहे थे सर। वेंटिलेटर, हम एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ये मास्क हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। जी जी। यदि आप खुद बनाते हैं प्रोडक्ट तो आप OEM है,
यदि आप किसी से लेके बेचते हैं तो आप रीसेलर है, जी सर। या फिर आपकी क्वेरी दूसरी है, कुछ और पूछना है? नहीं सर, जैसे जैसे कंफ्यूजन आएगा सर सर आपकी पूछ वॉइस प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज एकदम कम आ रही है मुझे। सर। ये तो क्लियर हो गया सर, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आता है सर तो? हाँ आप बोलिए ना सर, कुछ क्वेरी है तो बताइए ना। ठीक है सर। सर मैं पूछ रहा था, जैसे अगर हम कोई भी ओईएम पे रजिस्टर कर देते हैं, बाद में जब वो ओईएम पैनल मिलता है, अगर हाँ। उससे पहले वो कह दें कि आप ओईएम नहीं हो, तो क्या वो हमारी फीस वापस आती है 13,216? नहीं, फीस रिफंडेबल नहीं मिलता सर। ओईएम में रजिस्टर होने के लिए उसका कोई फीस भी लगता है सर? हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ क्लॉजेस है जो हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे ओईएम पैनल के ऊपर, ओईएम में कैसे रजिस्टर करना है। जी सर। और किसी को सर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है सर, चलिए फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन के पार्ट के ऊपर आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कैसे देखेंगे, एक एक पार्ट अभी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोग हमारा पार्ट रहेगा वो है सेलर का, क्योंकि हमारे पास सेलर ज्यादा होते हैं, और सेलर कंप्लीट होने के बाद हम लोग बायर में आएंगे। यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग में पर डे 6 बजे से, कल से जो ट्रेनिंग चालू होगा 6 बजे से होगा, 4 दिन का ट्रेनिंग है, कल से 6 बजे से ट्रेनिंग चालू होगा। 6 से पहले डाउट्स के क्लासेस होंगे। आप लोग सब लोग एनीडेक्स इंस्टॉल करके रख लो, यदि इनकेस कुछ लगा तो मैं आपका एनीडेक्स लेके आपको सॉल्व करके दूंगा, और मेरा नंबर व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इन फ्यूचर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करेंगे या मुझे पर्सनली भी शेयर करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी ट्रेनिंग चालू होने से पहले अर्जेंट बेसिस पे आपको शायद हेल्प ना मिले, अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ रहते हैं, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं आपको अर्जेंट बेसिस में कभी भी नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है फ्री रहा तो डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा, पर ये मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि आपको अर्जेंट बेसिस पे सपोर्ट मिलेगा। कुछ चीजें हैं जिसका सपोर्ट के लिए टाइम लगता है, जैसे कि जिसका जेम से रिलेटेड है, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल के तौर पे यदि देखें, एक का बायर का अकाउंट डिलीट करने का था, बायर का अकाउंट डिलीट तो हमने कर दिया, पर पैन कार्ड अभी मैच हो रहा है, पैन कार्ड वहां के डेटाबेस से निकला नहीं, तो ये जेम का काम है। हम जेम को मेल डालते हैं, आप भी डाल सकते हो, हम आपको प्रोसेस बता सकते हैं, या फिर फॉलोअप यदि मुझे लेना है तो हम भी फॉलोअप लेते हैं, पर टाइम लगता है। तभी आप बोलेंगे सर मैंने आप 7 दिन या 2 दिन या 4 दिन में करके दो, तो नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेम पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये जेम के बैकएंड से जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट क्रिएट, ऐसे कुछ चीजें हैं जो जेम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, या कोई नया अपडेट आता है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास आपको क्वेरी का सॉल्यूशन मिलेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होंगे, आपको हमारे ऐप में इसका लाइव वीडियो मिलेगा, एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। ये वीडियो आप कभी भी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जो आप कभी भी देख पाएंगे। और साथ में आपको ये और एक ये फैसिलिटी हमारे पास ट्रेनिंग में मिलता है कि आप कभी भी और एक बार ट्रेनिंग को रिपीट कर सकते हो, कभी भी और एक बार यदि आपके डाउट्स रहे तो रिपीट कर सकते हो, ये विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी चार्जेस उस टाइम पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें हमारी तरफ से आपको मिलता है। हाँ पटेल सर बोलिए ना। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एज ए इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट फर्म वी कैन रजिस्टर्ड एज ए बायर ऑन जेम? सर नहीं, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे बायर नहीं होती, यहाँ पे प्राइवेट ओनली और ओनली ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट के लोग भी सेलर हो सकते हैं और नॉर्मल भी हम लोग यहाँ पे सेलर हो सकते हैं, पर बायर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। तो समझता महेंद्र सर कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, बोर्ड जैसे कि आपने बताया क्या जेम का जो बायर था वो डिलीट कर रहे थे सर, तो अगर ये जिस तरह हम लोग सेलर हैं सर, तो कुछ प्रोडक्ट जिस तरह मेरे पास नहीं है, यदि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो? महेंद्र सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी वॉइस मुझे बहुत कम आ रही है, तो सॉरी सर। मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, बोल रहे थे जैसे कि आप बताएं सर, क्या एक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं सर, ठीक है? हाँ।
तो अगर बाय चांस क्या जिस तरह हम लोग सेलर हैं सर, तो हम लोग अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं करें, यदि उसमें जितना प्रोडक्ट अपलोड किए वो सारा डिलीट करके छोड़ देंगे हाँ, तो वो पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे अगर मैं सारा प्रोडक्ट डिलीट कर दूं और अकाउंट डिलीट नहीं करूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है सर? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। आपकी जो कॉजन मनी आपने यदि डाला है तो हाँ, कॉजन मनी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है सर। आप जी, अकाउंट डिलीट करेंगे तो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। जी सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर मैं कह रहा था जैसे अपन जो फर्म बना लेते हैं ना, अपन जिससे अपन रजिस्टर कर लिया एज ए सेलर, तो उसको अपन एडिट कर सकते हैं क्या नाम? नहीं सर, कंपनी का नाम वगैरह एडिट नहीं कर सकते, जो हम लोग आगे एडिट? डिस्कशन करेंगे अभी प्रोफाइल मैनेजमेंट में। अच्छा, ठीक है। जमशेद सर। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ जी, आई एम जमशेद दलाल हियर। यस सर, यस। अच्छा सर, आई वांटेड टू आस्क कि कैन अ सेलर बी एन ओईएम एंड अ रीसेलर? हाँ, यस सर। आप Because बहुत we have certain मान लीजिए products जो आपका हम लोग कोई खुद- प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो। अभी यदि हम Yes. लोग अभी बात कर रहे थे, मान लीजिए आप वेंटिलेटर खुद बनाते हो, पर मार्क्स आप खुद नहीं बनाते, आप किसी से लेके परचेज करते हो और बेचते हो, बेचना चाहते हो। अच्छा, so the OEM is tagged to the product, not to the company. यस यस, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एज ए ओएम की रोल में भी आ सकते हो, एज ए रीसेलर भी आ सकते हो, इंक्लूडिंग आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों में काम कर सकते हो। आपको अलग अकाउंट बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। Perfect. हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। और सर किसी को कुछ डाउट्स? हेलो। हाँ सर, बोलिए। जी सर, बोल रहे थे कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी मैं मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी, जैसे आपने मार्क्स वगैरह एग्जांपल में दिया, तो कुछ भी मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगा सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हेलो, सॉरी आप सर। माइक प्लीज चेक करो, क्योंकि आपके सबके वॉइस आ रहे हैं, आपके वॉइस बहुत कम आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ क्या रहे, मुझे बहुत तकलीफ से आपको सुनना पड़ रहा है। या तो आप थोड़ा लाउड बोलिए ताकि मुझे समझ में आए, सर या मैं फिर बोल रहा था। यूज कीजिए, या फिर कोई तो डिवाइस यूज कीजिए जिससे मुझे वॉइस प्रॉपर आए। जी सर, सॉरी सर, अभी तो वो कल मैं ले लूंगा सर। सर मैं हाँ, बोल या रहा फिर था। आपकी क्वेरी चाहो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो कैसा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपको रिप्लाई देता जाऊंगा। जी सर, क्योंकि मैं बोल रहा वॉइस था। प्रॉपर नहीं आ रही है सर, मतलब आ रही है आपकी वॉइस, ऐसा नहीं है नहीं आ रही है, पर ऑडिबल नहीं हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलेंगे। हाँ, यदि कुछ रहा क्वेरी तो आप लोग चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, जैसे हमारा टॉपिक्स खत्म होगा ऐसे ही हम लोग पहले इंक्वायरी ले लेंगे, और बीच में कुछ पूछना है तो रेज हैंड करके रखिए। और सभी हमारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पे ही मिलेगा, वो आपको एक्सेस मिलेगा हमेशा। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको हमारा अभी ये लाइव जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उसका लाइव वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। भगत टेक्नो का ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से आप देख पाएंगे। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पर भी मिलेगा, और सबके नोट्स, पीडीएफ के पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, और वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। डज वीडियोस हैव एक्सपायरी डेट? हाँ, यस सर, डेफिनेटली एक्सपायरी होगा सर वीडियोस के, पर जब तक हमारे, देखो सर, हम हर एक 2 महीने में एक डाउट्स का क्लास करते हैं, तो जब तक हमारा डाउट्स का क्लास नहीं होता, मिनिमम तो 2 महीना रहेगा आपके पास 100%, 2 महीना आप रहेगा ही रहेगा। और आफ्टर 2 मंथ्स जब तक हम डाउट्स के क्लास नहीं लेते फिर से, तब तक वो वीडियो रहेगा, मतलब आप जब तक प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो जाते। अभिनव सर, आपने 2 डिवाइस से कनेक्ट किया है, आपको एक डिवाइस से रिमूव होना पड़ेगा सर। चलेगा सर। तो हम लोग यहाँ पे साइन अप का प्रोसेस देखते हैं। साइन अप कैसे करेंगे, देखिए, कभी भी पहला जब आपको पहले कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मतलब एज ए रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साइन अप में बायर और सेलर है, तो यहाँ पे हम लोग एज ए सेलर पे क्लिक करेंगे। एज ए सेलर आप 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेन बेस्ड, आधार बेस्ड। आपके पास आपका पेन कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आधार से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है बिफोर यू इनिशिएट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज रीड
आपको ये रीड करना चाहिए। तो क्लिक here करते हैं, ये PDF एक होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है, जो आपको यहाँ पे जो पैन कार्ड है किस किस टाइप का पैन कार्ड होता है। जैसे कि आपकी कंपनी, जनरली कंपनी कितने टाइप की होती है, तो कंपनी इतने टाइप की होती है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है। फर्म में दो टाइप की कंपनी होती है, पार्टनर और LLP, ये फर्म्स के अंदर आती है। कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी आती है। ट्रस्ट, सोसाइटी, AOP ये अलग है, और गवर्नमेंट एंटिटी। यदि गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आना चाहती है एज ए सेलर, तो गवर्नमेंट एंटिटी की तरह से आएगी। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी कौन कौन सा है, जैसे कि पैन कार्ड से पता चल जाता है। यदि प्रोप्राइटरशिप में पैन कार्ड का 4 डिजिट P होता है, LLP और पार्टनरशिप का F होता है, कंपनी का C होता है, प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे आता है, ट्रस्ट, सोसाइटी, AOP में T, A और B होता है, और गवर्नमेंट में G होता है। तो आपके पैन कार्ड से आपको पता चल जाता है जो आपकी कंपनी कैसा है। प्रोप्राइटरशिप मतलब यहाँ पे सिंगल ओनर, ऐसे कंपनी को हम लोग प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में प्रोप्राइटरशिप को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रोप्राइटरशिप इजी से कर सकता है। पर जो लोग प्रोप्राइटर में नहीं है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखो, यहाँ पे पहले यहाँ से क्लियर करते हैं, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये एक 42 पेजेस का है, जहाँ पे जेएम के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अभी बात भी कर रहे थे, जैसे कि डायरेक्ट परचेज का लिमिट 25,000 है, L1 का लिमिट 5 लाख है, बीड के कोई लिमिट नहीं है, किस किस तरह का बीड होता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेशल नॉर्मल जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम लोग आपको बता देंगे। पर पूरा टर्म्स एंड कंडीशन यदि आपको देखना है तो ये 42 पेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे 25,000 के बारे में यहाँ लिखा हुआ था, ये देखो कॉज एंड मनी कितना भरना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ मिलता है। तो मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो एक चीज जो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, मतलब आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछ रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में आपकी कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला इसका रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कंपनी कैसे है, जैसे मेरी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी कंपनी क्या है, जैसे मेरी कंपनी भगत टेक्नो IT सॉल्यूशन के नाम से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यदि आपकी कंपनी फॉर्म होती, पार्टनरशिप या LLP होता, तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे लेता था। तो कैसा है, जैसा आपकी कंपनी, आपको यहाँ पे लेके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बिजनेस का डिटेल्स हो गया। अभी आता है पर्सनल वेरिफिकेशन। अभी आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड यूज करेंगे और पैन कार्ड यूज करेंगे, पर्सनल यूज करेंगे, मतलब खुद का। यदि आप की कंपनी प्रोप्राइटर है तो कुछ प्रोप्राइटर के लिए पैन कार्ड अलग नहीं बनता, जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वही प्रोप्राइटर का पैन कार्ड होता है। तो फिर कोई टेंशन नहीं है। पर यदि कंपनी का है तो कंपनी का पैन कार्ड अलग होता है। तो यहाँ पे जो पैन कार्ड यूज करना है पर्सनल हो यूज करना है। तो किसका यूज करेंगे, मान लीजिए जो फॉर्म है तो भगत टेक्नो में मान लीजिए 3 ओनर है, A, B और C। तो A का पैन कार्ड या तो B या तो C का पैन कार्ड, किसी का भी यूज कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान दो, किसका यूज करने का है, लास्ट 3 इयर्स का ITR चेक करो। ITR में एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, मान लीजिए मैं बात करता हूं 20 और 21 में A है ऑथराइज्ड पर्सन, 19-20 में B था, और 18-19 में भी B था। तो मेरा रेकमेंड है आप यहाँ पे C का पैन कार्ड या C का आधार कार्ड यूज मत करो। जो ऑथराइज्ड पर्सन है A का या B का, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जो आपको ITR में मिलता है। ITR में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा लास्ट 3 इयर्स में, आप उनमें से किसी का भी आप पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो बाद में आपके प्रोफाइल कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। और कंपनी का नाम एज पर पैन कार्ड जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही आपको डालना है। यदि प्रोप्राइटरशिप कंपनी है और आपने GST बनाया है तो जैसा GST में नाम है वैसा ही डालिए। यहाँ पे फिर यदि प्रोप्राइटर है और आपके खुद के नाम से कंपनी है तो खुद का नाम डालिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड, यदि आधार बेस कर रहे हो तो आधार कार्ड यदि आधार बेस तभी करोगे यदि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो
आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार कार्ड से कर सकते हो, यदि लिंक नहीं है तो पेन बेस्ड कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। पेन बेस्ड करना है तो पेन कार्ड का नाम, नेम एज पर पेन और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको वेरीफाई करना है। ये पेन के डेटाबेस ITR के डेटाबेस से लिंक है, ये इसको वेरीफाई करेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा प्रॉपर और फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है। आधार से, आधार का नंबर, मोबाइल नंबर, ये UID से लिंक है, वहां से OTP आएगा, OTP डालेंगे, आपका आधार से वेरीफाई होगा। ये आपका आधार बेस्ड है। अभी ये हम लाइव तो नहीं दिखा सकते, तो मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपको यदि आधार बेस्ड करना है, ये सब नोट्स आपको मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप है। पहले पेन बेस्ड देख लेते हैं, फिर आधार बेस्ड। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स तो देख लिया है, स्टेप बाय स्टेप नोट्स है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। पेन नंबर डालना है, नेम एज पर पेन, और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ। जैसे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हमने डिटेल्स डाल दिया। यहाँ मोबाइल नंबर, और इसको वेरीफाई करेंगे मोबाइल, मतलब मोबाइल नंबर को रिपीट करेंगे, सेंड OTP करेंगे, OTP आएगा, यहाँ पे OTP डाल के इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट करेंगे। फिर ईमेल, फिर ईमेल ID, वेरीफाई ईमेल ID, इसको भी OTP डालना है। फिर OTP डालना है ईमेल का। ईमेल आपका वेरीफाई हो गया, फिर आएगा यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप लॉगिन करके अपना अकाउंट का काम कर सकते हैं। ID और पासवर्ड यही रहेगा। जनरली ID आप अपना पूरा ईमेल ID को भी ID बना सकते हैं, तो इस टाइप में भी आप अपना ID बना सकते हैं। ये आधार पेन बेस्ड हो गया। आधार बेस्ड में भी सेम है, थोड़ा सा अलग है, सिर्फ आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक जो रहेगा तो आधार बेस्ड कर सकते हैं। बाकी का आगे का प्रोसेस पूरा वैसा ही। ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, मोबाइल वेरिफिकेशन तो डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पे देखिए आधार बेस्ड है, आधार नंबर डाला, यहाँ पे OTP आएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका डायरेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आधार से आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसको कंफर्म करके वेरीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, ईमेल ID डालेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है इसलिए वेरीफाई हुआ रहता है। तो सिर्फ ईमेल का वेरीफाई करेंगे, और फिर से यूजर ID और पासवर्ड, ईमेल का वेरीफाई करेंगे, OTP डालेंगे, ID पासवर्ड आएगा, ID पासवर्ड डालेंगे कि आपका आधार से अकाउंट खुल जाएगा। यूजर ID पासवर्ड, ये आपका अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर है। ये आधार बेस्ड, पेन बेस्ड दोनों तरीके से मैंने बताया। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हैं। बोलिए सर, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आपने अभी बोला था कि पिछले 3 साल का ITR होना कंपलसरी या फिर ऑप्शनल है? नहीं नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है सर। एज ए फ्रेश मैंने पहले भी बता कि ITR और पेन GST कंपलसरी नहीं है। जनरली यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, आपके पास है तो उनका ही डालिए, या फिर यदि आपके पास नहीं है और आप अभी किसी भी, मान लीजिए आपके पास 3 डायरेक्टर है, एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके 3 डायरेक्टर है और नया नया अभी इस साल फॉर्म हुआ है, तो A, B और C ऐसे 3 डायरेक्टर है। तो यदि आप A का आधार कार्ड यूज कर रहे हो या A का पेन कार्ड यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर जब ITR रिटर्न करेंगे तो A के आधार कार्ड से ही रिटर्न कीजिए। सिर्फ इतना ध्यान दो, A को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाओ। एक्चुअली क्या हमने सब GST से रजिस्ट्रेशन किया था ना, इसलिए क्या बोले सर? हमने सब GST से रजिस्ट्रेशन किया था ना। GST से? हाँ सर। नहीं, मैंने अभी तक GST तो यूज ही नहीं किया ना सर। GST हमने सर GST से रजिस्ट्रेशन किया था, फंड का नाम वगैरह सब GST वाला यूज होता है ना सर, GST नंबर। नहीं, GST नंबर नहीं लगता। 30 लाख से साल का ज्यादा ऑर्डर है तो आपको GST नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, अदरवाइज GST मैंडेटरी नहीं है। है तो डाल दीजिए, GST का बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मैंने मैंडेटरी बताया, मैंडेटरी नहीं, पर ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं।
बोलिए, और किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, सेम प्रोसेस रहेगा ना कि हाँ सर, सेम कंपनी का कोई सेम सेम प्रोसेस? हाँ, यदि हाँ, आप पान अकाउंट कार्ड बनाते और हैं तो आप प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों के लिए अकाउंट, एक ही अकाउंट रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। हाँ ओके बराबर। और कुछ क्वेरी है सर? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं कह रहा था कि इसके लिए करंट अकाउंट होना जरूरी है क्या? क्या बोले सर? इसके लिए करंट अकाउंट होना जरूरी है क्या? नहीं 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 है ना सर जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये जैसे हमने प्रोडक्ट के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद में भी हम सर्विस। सर आपकी भी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा सर प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था हाँ कि हमने प्रोडक्ट के बेस पर इसका रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा चैन में, हाँ, और उसके बाद में हम सर्विस का भी मतलब ये करना चाह रहे हैं, सर्विस भी देना चाह रहे हैं। सर्विस के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सर, एक ही अकाउंट में दोनों काम होगा। रजिस्ट्रेशन तो अलग से नहीं करना है, लेकिन हाँ। कहने का मतलब है कि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया तब ओनली फॉर प्रोडक्ट के माध्यम से ही किया है, इसमें हमने सर्विस का ऑप्शन चूज नहीं किया या सर्विस का डाला नहीं, तो भी हाँ। सर्विस दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं ना सर। अच्छा ठीक है सर। विनीत सर बोलिए। नहीं नहीं, वो तो लास्ट वाला रेज हैंड था, हो गया, सॉल्व हो गया ना सर? ठीक। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। देखो ऐसा आया, मतलब मेरा आईडी गलत है, याद रखो। मैं आईडी कुछ तो गलत डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है। कभी कभी जेम का भी प्रॉब्लम होता है। सबमिट। शायद जेम के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। ओके देखिए ओपन हो गया। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है, काइंडली वैलिडेट योर जीएसटी, क्योंकि मेरा जीएसटी अपडेट नहीं है इसलिए मुझे इसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये एरर नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। ओके कर दिया, निकल गया। मैं सब काम कर सकता हूँ विदाउट जीएसटी। तो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको डायरेक्टली माई अकाउंट पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट आपके माई अकाउंट पे आ जाएगा। मेरा प्रोफाइल अभी 100% कंप्लीट है। जरूरी नहीं कि आपका 100% कंप्लीट होना ही चाहिए, पर मेन जो चीजें हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी के प्रोफाइल पूछा जाएगा। ये कंपनी का प्रोफाइल है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बिजनेस टाइप, बिजनेस का नाम, जो यहाँ पे आप बिजनेस का नाम एक बार डाल देंगे, बाद में वो एडिटेबल नहीं है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपकी कंपनी स्टार्ट कब हुई। देखो यदि आप एज ए ओएम बनना चाहते हो कभी भी, तो ये प्रॉपर डेट डालो, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा बाद में एज ए ओएम पैनल के लिए। आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो, यस या नो वो डाल देने का। माइक्रो एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन है कि आपका,
या उद्यम में रजिस्ट्रेशन है तो यस या नो में डालने का, बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्या तो यस या नो, तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और अभी नया आया है साहा, ऑप्शन फॉर साहा, अभी ये पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने इसके रिगार्डिंग यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था। तो जब तक इसके बारे में पूरा अपडेट नहीं आ जाता फिलहाल आप लोग नो करके रखेंगे, जैसे अपडेट आएगा हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे, पूरी तरीके से इसको अपडेट होने दीजिए, फिर यस करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली साहा क्या चीज है वो समझिए। ये आपको कुछ लोन के रिगार्डिंग है। मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर मिलता है, आपको एक 10 लाख का ऑर्डर मिला, पर आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप 10 लाख का ऑर्डर परचेज करो, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको तुरंत तो पैसा नहीं दे रही। जब ऑर्डर प्लेस होगा आप उनको देंगे, देने के बाद आपको ऑर्डर का उसके बाद भी 15 दिन 20 दिन 25 दिन मैक्सिमम 45 डेज के अंदर पेमेंट मिलता है। तो आपके पास तो पैसा नहीं है तो आप कैसे लेंगे, और ऑर्डर तो आपने लिया है या ऑर्डर लेना चाहते हैं पर पैसे की वजह से नहीं ले रहे, तो क्या करती है बहुत सारी बैंकिंग आपको फंड यहाँ पे देगी। यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी रहेगा, गवर्नमेंट बैंक भी रहेगा, यदि आप साहा को यस करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपके पास जैसे आप देंगे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर डिटेल्स डालेंगे, आपके अकाउंट से लॉगिन होंगे, आपको वहां पे पूरे बैंक के डिटेल्स आ जाएंगे। हर एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगा। 45 डेज के लिए आपको मैक्सिमम 60 डेज तक के लिए पैसा ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जब पैसा लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, जो सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसके साइड में रह जाएगा। जो आपको कितना, आपको 10 लाख चाहिए तो 10 लाख के बदले आपको 60 डेज में या 45 डेज में या 40 दिन में कितना देना पड़ेगा रिटर्न। तो आप चाहो तो उनसे टेम्पररी सडन लोन लेके आप अपना काम को कंप्लीट कर सकते हो। ये साहा है। अभी इसके बारे में पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, मैंने जैसे बताया, पर ये है क्या चीज ये बताया। जैसे इसके बारे में पूरा अपडेट होगा, प्रोफाइल में प्रॉपर काम करना चालू हो जाएगा, मैं इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा और फिर आपको अपडेट भी कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो फिर आपको इसको प्रॉपर वे से बता दूंगा। यदि इनके सलाह तो इसके रिगार्डिंग या फिर जो भी अपडेट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे आप ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। ये आपका बेसिक प्रोफाइल का था, पहले कंपनी प्रोफाइल, उसके बाद आता है पैन कार्ड वैलिडेशन। यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड का वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा प्रोपराइटर है इसलिए यहाँ पे पी है, यदि आपका जो भी पैन कार्ड होगा और नेम एज पर पैन कार्ड में जो नाम है वो डालना है। एक बार आपने जो डाल दिया मैच हो गया, वेरीफाई हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते। कंपनी डिटेल्स उसके बाद आएगा, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कभी कंपनी चालू हुआ उसका डिटेल्स। बाद में एडिटेबल नहीं है, कोई भी चीज देखो एडिट नहीं कर सकते। अभी एडिट करना है तो अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और फिर से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। थर्ड है ऑफिस लोकेशन, यहाँ पे आप अपना लोकेशन अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे दो चीजें, एक रजिस्टर्ड है, ये एक रजिस्टर्ड है, उसके बाद गोडाउन वगैरह यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन आपको ऐड करने को मिलेगा। पर आप यदि रजिस्टर्ड ऐड कर, यहाँ जो पहला लोकेशन ऐड करेंगे वो रजिस्टर्ड में होगा। रजिस्टर्ड में यदि आपके पास जीएसटी है तो रजिस्टर्ड में ही आप जीएसटी आप अपना अपडेट कर सकते हो। यदि आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, है तो आपको यहीं पर जीएसटी में अपडेट करना पड़ेगा। और इसमें एरर बहुत आता है। एरर किस लिए आता है, जीएसटी में आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में जैसा एड्रेस है प्रॉपर वैसा ही एड्रेस होना चाहिए। यदि प्रॉपर वैसा ही एड्रेस रहा तो जीएसटी नंबर अपडेट हो जाएगा। यदि जीएसटी नंबर में आपका एड्रेस और यहाँ का एड्रेस मिसमैच रहा तो आपका जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो आपका कभी जीएसटी वेरीफाई नहीं करेगा। एज पर जीएसटी के सर्टिफिकेट में जैसा एड्रेस है आपको ऐसा ही यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ही ये वेरीफाई होगा जीएसटी, नहीं तो जीएसटी वेरीफाई नहीं होगा। तो कैसे ऐड करना है, एक्शन पे जाओ, यहाँ पे आपको पिन कोड डालेंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सभी डिटेल्स, यहाँ पे रोड स्टेट वगैरह। ये डबल हो गया है, मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश कीजिए जो जीएसटी में नंबर है वही डालना है। यहाँ पे 0 फर्स्ट में 0 डाल के आपको नंबर डालना है। ईमेल आईडी इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके ईमेल आईडी को, सेम ईमेल आईडी को फिर से डालना है, सेंड ओटीपी। इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे। उसके बाद आपको नीचे पूछा जाएगा आर यू रजिस्टर्ड एज जीएसटी। यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस कर दीजिए और चूज कीजिए। नॉर्मल टैक्स पेयर है, कंपोजिशन में नॉर्मल है तो नॉर्मल,
यहाँ पे जीएसटी नंबर डालिए और वैलिडेट कर, सेव करके वैलिडेट कर दीजिए। प्रॉपर एड्रेस रहा जीएसटी के अकॉर्डिंगली तो यह इजीली वैलिडेट हो जाएगा। मल्टीपल आपके 2-4 जगह ऑफिसेस है तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हैं। फिर रजिस्टर की जगह पे आप इसको नहीं न्यू करेंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हैं। ऑफिस का नाम भगत टेक्नो, क्या है यहाँ पे गोडाउन, बिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपको अलग से और एड्रेस डालना है आप मल्टीपल एड्रेस अपडेट करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एड्रेस किया है। कोई भी एड्रेस को डिलीट करना है यहाँ पे क्लिक करो, ये एड्रेस डिलीट हो जाएगा। एडिट करना है यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। बोलिए कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है ऑफिस लोकेशन या पैन कार्ड, कंपनी डिटेल्स के बारे में, यहाँ तक में तो पूछ सकते हैं। हाँ जमशेद सर बोलिए ना। जमशेद सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ जी सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सर लिख के आता है कि यू नीड टू अपडेट योर जीएसटीएन फॉर ऑर्डर्स अबव 30 लाख। हाँ यहाँ पे अपडेट बोल के आता है ना सर। हाँ 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 वेरीफाई बोल के आता है। ओके, सो दैट इज कंपलसरी फॉर ऑर्डर्स अबव 30। हाँ यस, यदि आपके पास जीएसटी है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने मोर देन 30 जीएसटी लाख ऑर्डर के लिए, 30 लाख से ऑर्डर ज्यादा चाहिए तो आपको जीएसटी नंबर हमने जीएसटी डाला हुआ है पर तो भी ये लिख के आ रहा है यू नीड टू अपडेट योर जीएसटीएन। सर फिर आपका ये एड्रेस के साथ ये प्रॉपर जीएसटी मैच नहीं कर रहा होगा। ओके ओके ओके। तो एक बार जीएसटी के साथ प्रॉपर एड्रेस मैच करके वैसा ही डाल के देखिए। इनकेस फिर भी यदि आपको अपडेट में प्रॉब्लम आता है, नहीं होता है, तो कल सर 6 बजे से अपना ट्रेनिंग चालू होता है। तो 6 बजे में आप एनीडेक्स इंस्टॉल करके रखिए। मैं आपका सिस्टम एनीडेक्स क्या 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 इंस्टॉल करना है? एनीडेक्स का सॉफ्टवेयर होता है, गूगल में भी डाल देंगे एनीडेक्स। हाँ एनीडेक्स ऐसा सिंबल होता है। ओके, अच्छा इट इज फॉर दैट यू कैन एक्सेस द स्क्रीन ओवर हियर करके मैं आपको करके दूंगा। ठीक है ओके ओके थैंक यू सर। मेरी प्रोफाइल 100% थी, अपने आप ही 90% हो गई। इसके अंदर बैंक अकाउंट्स के अंदर दिखा रहा है कि सर वेट, हम लोग अभी आए नहीं है ना, हम लोग अभी ऑफिस से हम जैसे से आएंगे उसके बाद उसकी रिगार्डिंग क्वेरी पूछिए। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स है? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। बैंक अकाउंट देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट आता है, आईएफसी कोड, बैंक का मल्टीपल आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, प्राइमरी यूजर, सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं। यहाँ पे जितना चाहिए उतना आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड करना है, न्यू कीजिए, आईएफसी कोड डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आईएफसी कोड डाल देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये पूरा डिटेल्स आ जाता है। बैंक अकाउंट का नंबर, यहाँ पे पूरा डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म, होल्डर का नाम, और इसको सेव कर दीजिए। जैसे सेव कर देंगे यहाँ पे अपडेट होगा और मैक्सिमम 1 डे के अंदर अभी पीएमएस का कोड आपको मिल जाता है। जनरली ये पीएमएस का कोड क्या होता है ये समझो पहले। पीएफएमएस कोड अभी नया पोर्टल बना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, आपके यूज के लिए नहीं है। पीएफएमएस का ये आपका पेमेंट प्रोसीजर को बेटर वे से करने के लिए बना है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये लिंक हो जाएगा, ये जो पोर्टल है इस पोर्टल के साथ जेम का पोर्टल लिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा, सबको डिटेल्स होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को, अभी तो मैनुअल है, बाद में इसको अपग्रेड करके ऑटोमेटिकली मोड में कर दिया जाएगा और पेमेंट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। और पेमेंट भी यहीं से करेंगे। तो कैसे करेंगे वो? ये आपके पीएमएस कोड के थ्रू से। इससे आपको अकाउंट में तुरंत पैसा मिल जाएगा। और पेमेंट का डिपार्टमेंट कभी भी, कोई भी डिपार्टमेंट कहीं से भी, हर एक डिपार्टमेंट का पेमेंट का ट्रैकिंग कर सकता है। कितने सेलर का, कितने सप्लायर का पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है और उसको कैसे अपडेट करने का, ये सब कुछ आपको प्रॉपर वे से मिलता रहेगा। तो ये सभी यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा आगे जाके। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐड करेंगे जिस अकाउंट में अभी आपका कोई ऑर्डर चल रहा है और जो भी अकाउंट में आपको पैसा चाहिए आगे, तो उसको आपको प्राइमरी करना है और सेव कर देना है। तो उस अकाउंट में आपका फंड जो भी होगा उस अकाउंट में आएगा। या फिर ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त भी आपसे अकाउंट पूछा जाएगा, जिस ऑर्डर के लिए कौन से अकाउंट में आपको पेमेंट लगेगा, तब भी आप वहां पे सिलेक्ट करके कुछ चूज कर सकते हैं। बोलिए बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ दलाल सर बोलिए। how do we make this PFMS code?
क्या बोले सर, एक बार फिर से? ये पीएफएमएस कोड कैसे कैसे नहीं, आप वो कर रहे हैं? आपको नहीं करना है सर, वो ऑटोमेटिकली जीएम आपको खुद देगा। यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता था, अभी वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं। आप अकाउंट नंबर ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली जीएम आपको पीएमएस कोड प्रोवाइड करेगा। हमने अकाउंट नंबर तो बहुत टाइम से ऐड किया। डिलीट मार दिया और नया अकाउंट नंबर फिर से वही डाल दीजिए, आपको पीएमएस कोड मिल जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझा। यदि सर आपका पहले से आपने अकाउंट नंबर डाला है और पीएमएस कोड नहीं मिला है तो इसको दूसरा अकाउंट डाल के इसको डिलीट कर दीजिए और अकाउंट नंबर ऐड कर दीजिए, तो आपको अभी इजीली पीएफएमएस कोड मिल जाएगा। पहले इसका प्रॉब्लम चालू था, अभी इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है जीएम के थ्रू से, तो आपको पीएफएमएस कोड मिल जाएगा। ओके। और ये पीएफएमएस कोड को कहाँ पे चेक करना? आपने कुछ दूसरा वेबसाइट खोला था ना अभी? हाँ, ये यहाँ पे ये आपके लिए यूज के लिए नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट यूज के लिए, डिपार्टमेंट वाले के लिए। अच्छा, वी डोंट हैव टू लॉग इन ओवर देयर। हाँ नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जी इसके साथ उसका लिंक कैसे रहेगा, किस तरीके से इन फ्यूचर आपका पेमेंट अच्छे बेटर वे से मिलेगा। मतलब जेम एक ट्रस्टेबल है ऐसा। अच्छा, ओके। पेमेंट आपका जनरली बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में आना नहीं चाहते, उसका पीछे का रीजन है पेमेंट, पर ये आगे ना हो इसके लिए इसको बेटर वे से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बना रही है। ओके, ये है हमारे में है पीएफएमएस कोड आया है, करेक्ट? सॉरी, ओके। तो ये ऑटोमेटिक जनरेशन है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ओके, थैंक यू। हाँ पटेल सर बोलिए। हाँ सर, यस सर। जैसे आपकी सर अभी से प्रोपेल है ना 100% कंप्लीट दिखा रही है, कल तक मेरी भी सर 100% कंप्लीट दिखा रही है, पर आज इसमें सर 80% 90% दिखा रही है। तो पता नहीं बैंक और एमएसएमई स्टार्टअप तीनों के अंदर वो रेट टिका रहा है सर। हाँ, आपने क्या क्या होगा अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बैंक अकाउंट नंबर क्यों आपको नहीं दिखा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में जाओ और ये जो साहा है आप इसने इसको यस कर दिया होगा। नहीं किया सर। है? नहीं किया सर, साहा यस नहीं किया। साहा नो करके सेव है आपका। हाँ। और बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे प्रॉपर अपडेट है। हाँ सब अपडेट है सर। फिर भी सर रेटिंग कर सकते हो, बैंक अकाउंट को डिलीट करो और फिर से एक बार डाल के देखो। हाँ। तो आपको शायद आपको फिर से अपडेट हो जाएगा। और ये एमएसएमई और स्टार्टअप का भी रेटिंग दिखा रहा है, ये तो हमने यस किया ही नहीं, फिर भी क्यों दिखा रहा है? एमएसएमई नहीं है तो आप यहाँ से जाके कंपनी प्रोफाइल में जाके एमएसएमई को नो चूज कर सकते हैं आप। नो किया हुआ सर, वही तो मैं इसे बता रहा हूँ, नो किया हुआ फिर भी क्यों बता रहा है? और नहीं, आपने नो किया तो यहाँ पे एमएसएमई का ऑप्शन आता ही नहीं है। सर मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, बट मैंने भी सहाय को नो करा तो मेरा बैंक अकाउंट ठीक चला जाता है। वो मैं वही बोल रहा था, मैं भी साहा को अभी फिलहाल नो कर दो। मैं इससे पहले वही सर को बताया, साहा सर का यस होगा सर, चेक करो प्रॉपर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एनीवे, यदि आपके बाकी के कुछ रहा नहीं होता है, मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करो। फिर भी यदि नहीं होता है तो कल 6 बजे से आपके डाउट्स की क्लास रहेंगे, तभी आप डिटेल्स में हमसे बात कर सकते हैं, या फिर एनी डेस्क में लेके भी मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आते हैं ई इनवॉइस डिक्लेरेशन। ये एक देखो नया अपडेट्स आए हैं, ये आपके आईटीआर के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ये कॉजन मनी के बेस पे देखिए, यदि आपका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है तो आपको 25,000 रुपया लगेगा एज ए कॉजन मनी डिपॉजिट। यदि आपकी 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच आपका आईटीआर इनकम टैक्स है तो आपको जो अभी कॉजन मनी है वो कॉजन मनी आपको जो पैसा भरना पड़ेगा वो पैसा आपको 10,000 भरना पड़ेगा, और यदि लेस देन 100 करोड़ है तो 5,000 कॉजन मनी भरना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स को अपडेट करना है। और कंप्लायंस ई इनवॉइस के रिगार्डिंग आपको कुछ नोटिफिकेशन या कुछ आपका डिटेल्स अपडेट है तो आप इसको यस करके या नो करके कर सकते। जनरली मेरा कंसर्न है आप इसको नो करेंगे तब भी चल जाएगा। यदि यस करना है तो जीएसटी वगैरह सब कुछ आपके पास प्रॉपर है, उसके लॉ के अकॉर्डिंगली आप बैठते हैं तो यस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इसमें ज़्यादातर कुछ अपडेट होने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, ये आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। ये डैशबोर्ड कॉजन मनी से रिगार्डिंग है, इससे आपको कॉजन मनी में कितना पैसा भरना है वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। यदि आपको एकदम प्रॉपर भरना ही है तो मैं ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ, यदि आपने जीएसटी नंबर अपडेट किया है तो आप यहाँ पे यस करके इसको वेरीफाई करो, नहीं तो इसको नो कर दो। हाँ अभिनव सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। ये मेरा जब बता रहे जो 100 करोड़ से कम रहेगा तो 5 रुपये मांगेगा, मेरे में 10 रुपये मांगा है, 10,000 मांगा मेरे में। क्या बोले सर?
जो आपने बताया ना, अगर 100 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 5,000 रुपीज लगेगा, मेरे में 10,000 मांग रहा है। सर अभिनव साहब आपकी वॉइस कम आ रही है मुझे, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिए, पहले आ रही थी बराबर। सर अभी आवाज आ रही है? हेलो अभिनव सर, अभी आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ बोलिए ना सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं ना 100 करोड़ से लेस में 5,000 लगेगा, तो मैंने चेक किया तो मेरे में 10,000 ले रहा है साहब। सर आपका आईटीआर चेक करो, आपका आईटीआर का एवरेज कितना है? बट 100 करोड़ तो नहीं है मेरा, 5-10 करोड़ का टर्नओवर रहता है। नहीं, और आपने यहाँ पे क्या चूज किया है? यही वाला लेस देन 100 करोड़। लेस देन 100 करोड़ चूज किया है? हाँ। नहीं, फिर तो जनरली 5,000 ही लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे तो अभी जैसे ले लिया 10,000 तो अभी रिफंड होगा रहेगा? चलिए अब चला गया, मतलब दे तो दिए हैं। प्रोफाइल एक बार चेक कर लूंगा बाद में, अब बाद में देख लीजिए उसको। हाँ ठीक है, नोट कर लेता हूँ उसको। पटेल सर बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली क्या है कि मेरी 3 फर्म है ना। हाँ। तो थर्ड वाली फर्म में क्या, जब ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ था, हाँ, तो हमारी क्या 2 बार हमने क्वेश्चन में डिपॉजिट की तो उसमें वो शो नहीं हो रही थी, तो हमने 3 बार डिपॉजिट कर ली, मतलब टोटल 15,000 में डिपॉजिट कर दी क्वेश्चन मनी। हाँ। एक्चुअली क्या अभी इसकी लिमिट तो 5,000 है, तो 10,000 हम वापस विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यदि आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो पैसा आपको वहाँ पे डिपॉजिट है, वहां से आपको डिडक्ट कर देगा, आपको एक्स्ट्रा मनी भरना नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी उसमें दिखा भी नहीं रहा है 15,000 है, और न हमारे अंदर कट गया है। नहीं तो आपको 15,000 दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? दिखा नहीं रहा ना, इसे वही आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएम को एक क्वेरी भेजना पड़ेगा। ये आपका जो भी ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है उनको जीएम को हेल्प डेस्क को मेल कर दो, ट्रांजेक्शन के डिटेल के साथ और आपका कॉजन मनी का फोटो के साथ। वो उनके तरफ से अपडेट में उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम चल रहा था। दिसंबर की बात कर रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर में जेम में कॉजन मनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। उस टाइम पे जितने लोगों ने डिपॉजिट किया है उन लोग, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है ऐसा। हमारे भी उसी टाइम हुआ था सर, इसलिए क्या 15,000 हमने डिपॉजिट किया। तो फिर आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा आपका। यदि डिपॉजिट नहीं हुआ है तो मे भी रिफंड हो गया तो हो जा सकता है, नहीं तो वहां पे अपडेट हो जाएगा। अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको जेम को मेल करना पड़ेगा, पेमेंट का पूरा डिटेल्स उनको मेल कर दो और साथ में आपका कॉजन मनी का स्क्रीनशॉट डिटेल्स निकाल के, पूरा डिटेल्स निकाल के जेम को मेल कर दीजिए। लास्ट वाला डिपॉजिट दिखा रहा है, जो थर्ड वाला किया था ना 5,000, वो मैं वही बोल रहा हूँ सर, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो जेम की प्रॉब्लम है, तो आप उनका स्क्रीनशॉट निकाल के जेम को मेल कर दीजिए पूरा, वो आपको रिप्लाई देंगे। फिर आपको ज्यादा कुछ रहा तो आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा, फिर उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। ये जेम की तरफ से प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करें, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रहा था, पोर्टल का पेमेंट रुक गया था, तो आपको जेम से कंटिन्यूसली फॉलो ऑफ लेना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, तो ही आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। रिफंड मिलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये 100% हो सकता है कि वो पैसा आपके जेम के कॉजन मनी में ऐड हो जाए। बोलिए सर, और किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो सर। हाँ बोलिए अभिषेक, आशीष सर। सर मेरा क्या अकाउंट से रिलेटेड इशू है, मतलब ये पूछ रहा था कि कोई डिपार्टमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहां मैंने बात की थी, मतलब तो बोल रहे थे कि इसमें क्या है, करंट अकाउंट चाहिए था उनको। करंट कहाँ पे, अकाउंट में? हाँ, कि वो कहते हैं कि ना कंपनी कैसा है, नहीं वो कहते हैं कि हम पैसा क्या करंट अकाउंट में देते हैं। पैसा यदि आपकी, देखो सर, नहीं, यदि आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो करंट अकाउंट होना चाहिए। नहीं, प्रोप्राइटरशिप ही है मेरी तो। है प्रोप्राइटरशिप है तो फिर आपको ज्यादातर तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, नहीं तो अगर प्रॉब्लम नहीं आता है, पर डिपार्टमेंट के ऊपर है सर। यदि बायर बोलता है कि नहीं दूंगा तो फिर आपको करंट अकाउंट ही देना पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूँ कि अगर वो बायर के ऊपर डिपेंड होता है। जनरली बहुत सारे बायर्स दे देते हैं और बहुत सारे क्या होता है कि बायर्स नहीं, मुझे करंट अकाउंट ही चाहिए, तो फिर आपको आपकी कंपनी के नाम से करंट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो इनवॉइस डिक्लेरेशन, एमएसएमई, यदि आपके पास एमएसएमई है या उद्यम है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से नंबर डाल के, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है डाल के उसको सेव करेंगे कि आपका एमएसएमई और उद्यम अपडेट हो जाएगा। नया है तो एमएसएमई एक तरफ, उद्यम दोनों दिखेगा। सेम उसके बाद स्टार्टअप है, स्टार्टअप यदि है तो आप यस करो,
नहीं है तो नो कर दो। नो करके इसको सर्टिफाई डाल के सेव कर दो। यदि स्टार्टअप है तो आपका DIPP नंबर होगा, इस पर क्लिक करो, DIPP नंबर डालो, जो DIPP मोबाइल नंबर लिंक है उसको वेरीफाई करके DIPP नंबर से डाल दो। यदि आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है तो स्टार्टअप इंडिया का ये साइड है, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके साथ ही आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर पाएंगे। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी को यहाँ पे एंट्री नहीं है, आपकी कंपनी को 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर आप बैठते हो तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर अपना कर सकते हैं। आशीष सर बोलिए। ये सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सर स्टार्टअप इंडिया का अगर रजिस्ट्रेशन मतलब करने से कुछ बेनिफिट होता है या मतलब कैसे? स्टार्टअप इंडिया में बेनिफिट है ना सर, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स भी निकलते हैं जो स्टार्टअप इंडिया के लिए रहता है, रिजर्व भी रहता है टेंडर में, इंक्लूडिंग L1+। जब रिजर्व रहता है तो L1+ 20% 30% का रिजर्व कैटेगरी में भी मिलता है। EMD में आपको EMD बहुत टेंडर का EMD नहीं भरना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलता है स्टार्टअप इंडिया को। बट प्रोप्राइटर कंपनी को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते? कंपनी को स्टार्टअप में वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकता, एंट्री ही नहीं। ओके 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 फाइन सर। फिर आते हैं हम लोग ऑप्शनल, ये सब कंपलसरी था, अभी ये ऑप्शनल है। जैसे कि ऑप्शनल में क्या क्या है, DO ऑर्डर कंप्लायंस। ये आपकी जो कंपनी है या जो आप कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया में है, इंडिया के बाहर है। यदि बाहर है तो इस पर क्लिक करना है, ये एक फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करना है PDF में। यदि आपकी बाहर की कंपनी है तो, इंडिया की नहीं है तो आपको ये फॉर्म भर के ये PDF फाइल निकलेगा। बाहर की कंपनी है तो ये PDF फॉर्म को भर के और यहाँ पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। यदि इंडिया की कंपनी है तो आप इस पे सेव करो, गेट OTP करो, OTP डाल के इसको सेव कर दो, ये DO ऑर्डर कंप्लायंस के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इस पर आते हैं हम लोग टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट मतलब आपका ITR को यहाँ पे वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखो ITR वेरीफाई कैसे करने का है। ITR वेरीफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स का साइट पे जाएंगे। मैं वेरीफाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। इनकम टैक्स के साइट पे जाओ, यहाँ पे आपको लॉगिन करो, आपका जो भी लॉगिन ID पासवर्ड होगा। लॉगिन, सॉरी, डैशबोर्ड्स में व्यू रिटर्न्स फॉर्म, सिलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट। देखता हूँ मैं शायद इनका है क्या, नहीं इनका कोई भी रिटर्न नहीं है। मैं दूसरे ID से लॉगिन हो जाता हूँ। व्यू रिटर्न फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करो इनकम टैक्स रिटर्न, इसको सबमिट। यहाँ पे देखो जो भी ITR भरा है आपको मिल जाता है। अभी मुझे ITR अपडेट करना है, 2021 का ITR अपडेट करना है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर मुझे क्लिक करना है। यहाँ से मिलेगा ये ITR फॉर्म, ये आपको डाउनलोड करना है। ये ITR फॉर्म, ये पूरा PDF आपको चाहिए। यहाँ से आप इनकम टैक्स पे जो JM पे साइड है, यहाँ से आप ITR को वेरीफाई करेंगे। तो इसको आपको ITR को वेरीफाई करना है, चाहे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नया तरीके से कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो ये पेन नंबर, ये पैन कार्ड का नंबर आपका ये ITR का पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। तो ये अभी अलग अलग है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको ITR वेरीफाई करते हैं। तो ये अलग है इसलिए वेरीफाई तो नहीं होगा, पर प्रोसेस बताता हूँ प्रॉपर। ITR टाइप, ये ITR टाइप कहाँ से चूज करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको ITR टाइप रहता है। ये ITR क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ पे क्या लेंगे आप, ITR 4। असेसमेंट ईयर, तो ये कौन सा असेसमेंट ईयर है, ये आपका
2021 का है, तो आप यहाँ से लेंगे असेसमेंट ईयर 2021, ये आपको 2021 का असेसमेंट ईयर लेना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ ITR, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी करना है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को पेस्ट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड गेन कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आपको डालना है, देखो, या फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्टकट से प्रॉफिट एंड गेन बोल के मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम, ये पार्ट बी बोल के सर्च करेंगे तो भी चलेगा। ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो पार्ट है इसका टोटल इनकम जो होगा वो आपको डालना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, नीचे, जनरली B6 में मिलता है, B5, ये B5 में, ये B5 में ग्रॉस टोटल इनकम बोल के डाला हुआ है। ये जो अमाउंट होगा ये डालना है 480765। देखो, ग्रॉस टोटल के नीचे ग्रॉस टोटल इनकम B1 B2 B4 का टोटल है, ये आपको अमाउंट डालना है। ये अमाउंट क्या है, 480765। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, प्रॉफिट एंड गेन में 480765 ये डालना है। शेड्यूल B&P है या कॉलम EA, इसमें क्या डालना है, तो आप यहाँ से कंट्रोल F करके E1A कर दो, या फिर यहाँ पे नीचे भी आपको मिलेगा, फाइंड करके भी E1A ढूंढ सकते हो आप। यहाँ पे देखो, E में, E के बॉक्स में D के बाद E आया, E में E1A और E1B है, तो यहाँ पे आपको E1A में क्या है, 0, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, E1A में 0। E1B का क्या फिगर है, 2210231, 2210231, 2210231, इसको डालना है और इसको वेरीफाई करना है, क्रिएट करेंगे। देखो, कभी कभी क्या हो सकता है, यदि आपने प्रॉपर डाला तो ये 0 की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम देता है। कभी आपको 0 डाल के देखना है और कभी 0 निकाल के, यदि 0 रहा तो, यदि एक बार ब्लैंक डाल के देख लो, पहले 0 डाल के देखो वेरीफाई करके होता है क्या, नहीं तो फिर ब्लैंक डाल के वेरीफाई कर लो, तो आपका वेरीफाई 100% हो जाएगा। इसको क्रिएट करो और यहाँ पे आके आपको इसको वेरीफाई कर देना। मेरा भी पैन कार्ड का नंबर गलत है इसलिए वेरीफाई नहीं होगा, नहीं तो ये वेरीफाई हो जाता। तो इस तरीके से आपको ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। ITR 4, 5, 6 अलग अलग है, थोड़ा सा अलग अलग है, पर प्रोसेस ऐसा ही है। बोलिए, किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप के लिए कौन सा ITR टाइप होगा, ITR 4? क्या बोले सर? प्रोप्राइटरशिप के लिए कौन सा ITR टाइप होगा? ITR 4 होता है जनरली प्रोप्राइटरशिप के लिए। अदरवाइज यदि किसी का हो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो देख के भी, तो फिर हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, 6 बजे से आपके डाउट्स रहेंगे, एक्सेस लेंगे या फिर ID पासवर्ड शेयर कर देंगे तो भी मैं आपको करवा के दे दूंगा। माय एक्सेस, देखो, बहुत टाइम ऐसा भी होता है आपको अर्जेंट बेसिस पे कभी डाउट्स, आपको रिक्वायरमेंट रहा मेरा हेल्प का, और मैं आपको एनीडेस्क हमेशा नहीं ले पाऊंगा, तो ये एक चीज आप रेडी रहो, आपका ID पासवर्ड मेरे पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हर को मैं बताऊं, कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होता है ID पासवर्ड शेयर करने में, पर आपको मेरे पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों का पड़ा है, मैं आपका ID पासवर्ड लेके मैं कुछ करने वाला नहीं, और क्या कर लूंगा, बिना OTP का तो कुछ होता नहीं। तो आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ID पासवर्ड कभी कभी शेयर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आप चाहो तो मैं आपका काम होने के बाद ID पासवर्ड अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। तो क्या होगा, आपको जल्दी आपका काम में, मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपका काम देख के मैं आपका काम आपके बिहाफ में बैकएंड से कर दूंगा, और जो भी काम करूंगा यदि आपको उसका डिटेल चाहिए तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, जो आपको काम मैंने कैसे किया, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं है। सर हेलो, DOE कॉम्प्लायंस में क्या था, एक बार फिर बताओ सर। बोलिए, क्या बोले? DOE कॉम्प्लायंस, DOE कॉम्प्लायंस में सर जो अभी कॉजन मनी आया है ना, कॉजन मनी के रिगार्डिंग आपको ये अपडेट्स है। अच्छा, DO ऑर्डर कंप्लायंस नहीं, DO ऑर्डर कंप्लायंस में आपका है जो आपको आउट ऑफ है, जो आपकी कंपनीज है वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया के अंदर का है। यदि आउट ऑफ इंडिया का है तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म डाल के इसको सबमिट करना पड़ेगा, और यदि इंडिया के अंदर का है तो ये डालो, गेट OTP डाल के इसको सेव कर दीजिए।
मतलब आउट ऑफ इंडिया का पार्ट लाके असेंबल करते हैं तो वो इंडिया ही का नहीं, यदि होगा ना? आप असेंबल्ड यहाँ पे करते हैं तो आप यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे। कौन सा करेंगे? पूरा असेंबल्ड होके कंपनी ही पूरी बाहर की है। आपकी कंपनी कहाँ की है, यहाँ की है या बाहर की है? नहीं, वो चाइना की। आपकी मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनी, वो यहाँ की है बाहर है? वो तो यहाँ की है। यहाँ की है, तो आप पहले वाले को टिक करेंगे। यदि पूरा का पूरा आपकी जो ऑर्डर्स आपकी कंपनी यदि बाहर की रहती है, मान लो अभी कोई चाइना की कंपनी जेम पे रजिस्टर करना चाहती है, तो फिर उसको ऐसे केस में ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ OEM। नहीं, लेकिन चाइना का पार्ट सब चाइना का ही नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको टिक कर सकते हैं। हाँ, ओके। DOE ठीक है, तो टैक्स असेसमेंट तक आई थिंक हमारा प्रोफाइल का मेन पार्ट जो है माई कंपनी का वो कंप्लीट किया हम लोगों ने। यहाँ पे आएंगे तो देखोगे यहाँ पे दो पार्ट है, वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल। तो के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वेंडर असेसमेंट का बहुत सारी चीजें पता नहीं है, जैसे कि कैटलॉग क्या होता है नहीं पता, कैटेगरी नहीं पता। तो जब तक मैं कैटलॉग कैटेगरी बारे में आपको डिटेल्स में नहीं समझा दूंगा तब तक सर 1 मिनट, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब बोल रहा हूं तो प्लीज नहीं बोलने का है आपको। हमेशा मैं हर एक 5 मिनट में या गैप में आपको टाइम देता हूं। यदि आपको कुछ क्वेरी पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल दो। वेंडर असेसमेंट, इसके बारे में मैं बहुत सारे लोग नहीं हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले हम लोग कैटलॉग देखेंगे, कैटेगरी समझेंगे थोड़ा, उसके बाद हम आएंगे वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल में, उसके बाद ही आएंगे। तो उसके बाद हम लोग वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल के बारे में समझेंगे। इसलिए अभी ये प्रोसेस को हम लोग अभी स्किप करते हैं। पहले कैटलॉग कैटेगरी समझेंगे और फिर बाद में हम लोग वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल में आएंगे। हाँ, दलाल सर बोलिए। दलाल सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, अभी जो आपने ITR का दिखाया, किसका? ITR अपडेशन, ITR। हाँ ITR, हाँ। तो दैट इज कंपलसरी ना? नो सर, कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि ITR और GST कंपलसरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में वो 90% ही दिखा रहा है और वही चलेगा, पर आपको उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ काम कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ओके ओके ओके, आपको काम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ काम कर पाएंगे, इतना ही है, पर काम कर पाएंगे। So it is better that we get it done. हाँ, जब आपको लगे तब आपका हो गया तो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी तक में और किसी को कुछ डाउट्स है? तो वेंडर असेसमेंट और रीसेलर हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। तो ये हम लोग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग, बट इसको आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहले इसका बैकएंड समझना पड़ेगा, फिर हम लोग अपडेट करेंगे। पर्सनल सेटिंग में आप अपना सेलर का प्रोफाइल का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने का ये प्रोफाइल दिखता है। चेंज पासवर्ड से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं OTP डाल के। अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बदलना है तो, और ईमेल बदलना है तो यहाँ से ईमेल अपडेट करने का है, और अकाउंट क्लोज करना है तो आपको यहाँ से अकाउंट क्लोज करना कर सकते हो। पर अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले आपको कैटलॉग डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको देखेंगे। माई टीम में सेकेंडरी यूजर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी बड़ी है और आपको मल्टीपल वहां पे ऐड करना है, ठीक है? तो आपकी कंपनी बड़ी है और बहुत सारे को रोल देना है, तो आप एज ए सेकेंडरी यूजर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, तो फिर उनको जो राइट्स देंगे वो सेकेंडरी यूजर में काम कर पाएगा, मतलब आपके प्रोफाइल में 2-3 लोग काम कर पाएंगे। तो आपको कैसे ऐड करना है? यहाँ पे ऐड सेकेंडरी यूजर, उनका ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे रोल डिसाइड करना है। जो आप इसको रोल क्या दोगे, जैसे बीड में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? तो हाँ, बीड में पार्टिसिपेट। कैटलॉग क्रिएट कर सकता है वो। ऑर्डर मैनेज नहीं कर सकता, मतलब ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाएगा। और पार्टिसिपेट इन परचेज, PR में PR परचेज इक्विजिशन, जो PR है, PR
यहाँ पे एक परचेज रिक्विजिशन का ऑप्शन है जो हम लोग बाद में बताएंगे। ये पीआर में काम कर सकता है क्या, तो जो भी आपको यहाँ पे देना है आप उस पर टिक करके उसको अपडेट कर करके आप सेकेंडरी यूजर क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी यूजर है। यस महेंद्र सर, मैं रिपीट करता हूँ, सेकेंडरी यूजर जनरली किनको यूज करने का है। सेकेंडरी यूजर, मान लीजिए आपको आपके प्रोफाइल में 2-3 जगह पे लॉगिन होना है एक साथ। आपके पास बहुत सारे कैटलॉग है, 500 कैटलॉग है, 200 कैटलॉग है। अभी एक आदमी एक लॉगिन आईडी से 200 कैटलॉग बनाने में बहुत टाइम जाएगा। तो आप चाहते हो, आपके पास स्टाफ है, आप दूसरे और एक आप 2-3 स्टाफ को अपना लॉगिन आईडी बना के देना चाहते हो, मतलब आपके प्रोफाइल पे वो काम कर सकता है, तो आप सेकेंडरी यूजर उनके लिए क्रिएट कर सकते हो। तो उसको ईमेल आईडी लगेगा, उनका एक पैन कार्ड लगेगा, और उनको क्या रोल देना चाहते हो आप जो भी रोल यहाँ पे दे सकते हो, वो जो यूजर क्रिएट करेंगे वो लोग आपकी प्रोफाइल में वो काम कर पाएंगे। ये होता है सेकेंडरी यूजर का काम। बोलिए, किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, हाँ बोलिए। मेरे में ये माई टीम और वो माई एक्शंस दोनों चीज ब्लैंक है, लिख के आ रहा है प्लीज कंप्लीट माई कंपनी सेक्शन। हाँ, आपका ये अपडेट नहीं होगा कोई भी चीज, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। ओके, अपडेट होगा वैसे आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कल मैं आपको दिखा सकता हूं इसके आशीष ऊपर। सर, आप रोल को बाद में उसको चेंजेस कर सकते हो। हाँ दलाल सर, कुछ पूछ रहे थे आप? हेलो। हाँ जी सर, मैं ही आपको पूछ रहा था अभी कि मेरे में ये दो चीजें ना ब्लैंक दिख रही है, यानी माई एक्शंस और माई टीम है ना, मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ। डिजेबल दिख रहा है ना? यस। हाँ, जो आपके पास क्या होगा, कोई भी चीज अपडेट होने के लिए पेंडिंग पड़ा होगा। जब ये अपडेट मेरा आईटीआर ही बाकी है, मेरा आईटी टैक्स असेसमेंट ही बाकी है। नहीं, टैक्स असेसमेंट खाली बाकी है तो अपडेट नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा है ना वैसा लिख के आ रहा है। चलेगा। यदि ऐसा अभी नया कुछ अपडेट आया है तो शायद मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं देख लूंगा। अदरवाइज एक काम कर सकते हैं आप, मेरा नंबर लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे अपना आईडी पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार पहले चेक कर लूंगा, और फिर जो भी होगा हम लोग कल के कल आपका क्लास से पहले ही मैं आपको छोटी बेसिक चीजें अपडेट करके खत्म कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। रिमूव सर, आप इसको रिमूव डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप जब रोल करेंगे तो बाद में उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है, आप चाहो तो उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं है सर यहाँ पर। यहाँ पर भी नहीं है, यहीं तक है। नहीं, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है सर। ठीक है, बाकी जो भी मैंने आपको भी नोट्स वगैरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे पीडीएफ में, इसके पूरे जितने भी मैं बता रहा हूँ सबके पीडीएफ के नोट्स मेरे पास है। सभी चीजें आपको पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर हम लोग कैटलॉग पे आते हैं। कैटलॉग से पहले मुझे कैटेगरी समझना जरूरी है। देखो, आपको पहले कोई भी प्रोडक्ट का कैटेगरी समझना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट यदि आपका है तो उसको कैटेगरी समझना जरूरी है, जो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आपको कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करोगे? gem.gov साइड है, ये आपको खोलना है। लॉगिन होने की जरूरत नहीं,
और बोलिए अभी किसी का कोई भी प्रोडक्ट मुझे बता दीजिए, तो मैं उसका कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताता हूँ। सर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन सर, सोलर please। पैनल, सोलर पैनल, चलिए ये सर का कैटेगरी, अभी ये किस कैटेगरी में आता है ये अपने को पता नहीं, तो मैं कैसे कैटेगरी फाइंड आउट करूंगा? सोलर पैनल डाल दिया और मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ। देखो ये आपका सोलर पैनल है, इस तरीके का सोलर पैनल सिस्टम, आपको यहाँ इमेज आ गया, प्रॉपर आपको पता चल गया, या फिर अलग है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, कैसा है आपको वो देख लेने का है, जैसा आपको लग रहा है ये है प्रॉपर। इसको क्या करो, राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू विंडो में। तो ये किस कैटेगरी, ये तो देखो यूनिवर्सल कैटेगरी, यूनिवर्सल कैटेगरी में के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये यूनिवर्सल कैटेगरी क्या है, इसको अभी आपको डिस्कशन नहीं करने का। और भी देखो कोई सोलर पैनल है क्या, ये सोलर पैनल, सोलर पैनल, ये देखो सोलर पैनल है, इस तरीके का है या इस तरीके का है, जो भी आपका है। यदि इस तरीके का है तो इसको नया विंडो में खोलो। ये यूनिवर्सल कैटेगरी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये आपका कैटेगरी, तो ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो ये सोलर लैंप्स, देखो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, ये जो आपको कैटेगरी है ये इस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप अपना कैटेगरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में अभी तक कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और कहीं पर भी क्लिक कर दो तो आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है, 21, 18 और 8, इतने सारे प्रोडक्ट अभी इस प्रोडक्ट कैटेगरी में है। या फिर दूसरा है कोई, तो आप दूसरा चूज करो। यदि नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर नया विंडो में क्लिक करो। ये किस कैटेगरी में है, देखो ये सोलर लैंप सेम है ना कैटेगरी दोनों का, ये सेम ही कैटेगरी है, इसी मॉडल इसी कैटेगरी का। अभी यदि आपको ये कैटेगरी में आपको कोई भी प्रोडक्ट डालना है तो कैसे पता चलेगा, जो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स लगेगा। तो आपके लिए अभी ये प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको कोई भी चीज अपलोड करना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तो स्पेसिफिकेशन में क्लिक करने का। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट का जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ये है, यस है क्या, यस एक ही ऑप्शन है। चलो जिसमें एक ही ऑप्शन है उसमें तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है वहाँ पे अपने को पता होना चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी में आता है। 110 ATB 4 to 5 में है, 5 to 6 में है, 6 to 7 में। तो ये पूरा डिटेल्स अपने को पता होना चाहिए। ये कैटेगरी जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी होगा उसमें स्पेसिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपके कैटेगरी में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ आशीष सर कार्ट्रेज पूछ रहे हैं, मैं कार्ट्रेज का भी दिखा देता हूँ सर, 1 मिनट। तब तक पटेल सर का हैंड रेज है, मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ पटेल सर बोलिए ना। सर एक प्रोडक्ट सर्च करना, क्ले वाटर पॉट। क्या बोले सर? क्ले वाटर पॉट सर्च करना सर एक। एनीवे सर मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंगली सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी कार्ट्रेज का है, आपको मैं 1-2 एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। अभी कैसा है, सभी लोग यदि अपना अपना ऑर्डर का 4-5 बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से करना है, आपको उस तरीके से ढूंढ लेना है। जेम सेकंड कार्ट्रेज का आया था तो कार्ट्रेज का बताता हूँ। यहाँ पे कार्ट्रेज सर्च कर दो यहाँ पे और इसको फाइंड कर दो। तो देखो यहाँ पे कार्ट्रेज के बारे में इधर भी लेफ्ट साइड में आ गया। कैसा है, कंपेटेबल कार्ट्रेज है, ओएम है, कंपेटेबल रिबन कार्ट्रेज में है, ओएम रिबन कार्ट्रेज, कंज्यूमर है, किस में है आपका प्रोडक्ट। यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो या फिर आप पिक्चर इमेज से भी चूज कर सकते हो जो आपका प्रोडक्ट कौन सा इमेज से मैच करता है।
तो मेरा प्रोडक्ट यदि मान लो ये वाला इस तरीके से नहीं है, दूसरा कोई है, तो मैं यहाँ पे और आगे का है पेज में जाओ, कहीं ना कहीं दूसरा तरीका कार्ट्रिज मिलेगा आपको। सब इसी का मान लो मेरे पास कार्ट्रिज अभी पता नहीं, अभी सभी की अभी ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अभी इस तरीके का कार्ट्रिज आपको है। तो ये कार्ट्रिज कौन से कैटेगरी में आता है देखना है, तो इसके ऊपर जैसे मैंने बोला राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब, और ये कंपेटिबल कार्ट्रिज में है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो इस प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा, इसमें कितने प्रोडक्ट पब्लिश है, कौन कौन से कंपनीज है जो यहाँ पे कार्ट्रिज प्रोवाइड कर रही है, कितने कंपनी है ये भी पता चल जाएगा, ब्रांड कौन कौन सा अप्रूव्ड है यहाँ पे जेम पे, और आपको इसके लिए क्या क्या डिटेल्स लगेगा, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि स्पेसिफिकेशन में आपको स्पेसिफिकेशन से ये पता चल जाएगा कितने स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट का क्लास होना चाहिए, कंपेटेबल है या टोनर है, टाइप ऑफ कार्ट्रिज क्या है, इंक है, टोनर है, ड्रम है, कार्ट्रिज है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कौन से में ब्रांड यदि आपको देखना है कौन कौन से ब्रांड अप्रूव्ड है वो भी देखना है, तो आप यहाँ पे ब्रांड रहता है, तो यहाँ से आप टिक करके देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे इस कंपेटेबल कार्ट्रिज, ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में कंपेटेबल कार्ट्रिज में कौन कौन से ब्रांड अप्रूव्ड है। थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पे आपको ब्रांड के सभी नाम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने टोटल अभी तक प्रोडक्ट पब्लिश्ड है, तो कार्ट्रिज 88 में 23 है, ड्रम में 20,000 टोटल प्रोडक्ट अपलोड है, इंक में इतना प्रोडक्ट है, और टोनर में इतने सारे प्रोडक्ट अपलोडेड है, तो आपको ये पता चल जाता है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं इंक्लूडिंग ब्रांड। ये थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसको, नहीं तो यहाँ से आपको पूरे ब्रांड का भी आ जाता था, तो टोटल कितने ब्रांड भी अवेलेबल है। हाँ, सबसे पहले तो आपको कैटेगरी पता ही करना पड़ेगा, विदाउट कैटेगरी आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर कैटेगरी पता करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहला कैटेगरी बोल रहा हूँ, उस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपका काम है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। और एक है यूनिवर्सल कैटेगरी, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है यूनिवर्सल, बहुत ही मैक्सिमम सेटिंग्स यहाँ से कैटेगरीज में होते हैं, तो हम लोग यूनिवर्सल कैटेगरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कैटलॉग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली सर मैं जब एक क्लेपोर्ट की बात कर रहा था ना, हाँ बोलिए सर। तो उसके अंदर सर हम जैसे इसकी कैटेगरी में पता है एसएचजी प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट इसका जैम के ऊपर एक प्रोडक्ट अपलोड हो रखा है, जैसे ही हम अपलोड हो रखा है जैम के ऊपर पूरा एक प्रोडक्ट जैम का पोर्टल, जैसे ही हम इसका दूसरा प्रोडक्ट अपलोड करने के जाते हैं तो इसकी कैटेगरी तो इसके अंदर दिख रही है, पर वो कैटलॉग क्रिएशन के अंदर वो कैटेगरी शो नहीं हो रही है सर। सर हम लोग जब कैटलॉग क्रिएट करेंगे तभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ना सर। अभी आगे की क्वेरी तो कोई बीड्स की रिगार्डिंग क्वेरी पूछेगा, तो फिर हम जब उस जगह पे पहुंचेंगे तभी पूछेंगे तो सबको समझ में आएगा। अभी हम लोग कैटेगरी फाइंड आउट तक पहुंचे, धीरे धीरे जाएंगे। कैटेगरी क्रिएशन के लिए मैं पूछ रहा हूं। पटेल सर बोलिए, दलाल सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपने मुझे बताया कैटेगरी, अभी हमारा कैटेगरी व्हीलचेयर है, पर हम जब भी उस पे जा रहे तो हमारा व्हीलचेयर और जो वहां पे दिख रहा है वो सब एकदम अलग है। तो अगर हमें हमारा सेम अगर फोटो वहां पे नहीं दिखेगा तो क्या करना है? नहीं देखो, फोटोज अलग हो सकते हैं, आपका इसका कोई स्पेसिफिकेशन में देखो जी, स्पेसिफिकेशन आपके कैटेगरी से मैच करता है क्या। यदि बिल्कुल अलग है, जैसे आपका व्हील चेयर है और आपका उसके अकॉर्डिंगली देखो कि आपका कैटेगरी इससे मैच करता है क्या। व्हील चेयर यहाँ पर भी आप डाल देंगे तो आपको मिलेगा। व्हील चेयर के रिगार्डिंग देखो बहुत सारे, ये व्हील चेयर है, ये शायद व्हील चेयर का प्रोडक्ट कैटेगरी। करेक्ट करेक्ट।
उसमें मैंने सब 1 to 7 दिखा रहा है पेजेस। तो यहाँ पे आपको इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। यदि आपको लगता है किसी स्पेसिफिकेशन से आपका प्रोडक्ट मैच नहीं करता है, ये स्पेसिफिकेशन नहीं है आपके पास, या फिर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ये कैटेगरी को अपग्रेड करने का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। वो अलग से हम लोग आगे के क्लास नहीं, ये आप स्पेसिफिकेशन में कैसे गए? यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बोल के आ जाता है, लॉगिन होने के बाद। अच्छा, लॉगिन होने के बाद आता है। हाँ, ओके, लॉगिन में दिखेगा वो। डैशबोर्ड में जाना है। अभिनव सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेरी है कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट सर्च करें हाई मास्ट, ठीक है? हाँ। तो जैसे ही वो सर्च करते हैं उसमें 4-5 कैटेगरी आ जाता है। हाँ। तो उसमें से कौन सा लेना चाहिए, मतलब क्योंकि सभी सर स्पेसिफिकेशन देखिए ना, आपको कौन से स्पेसिफिकेशन में आपका प्रोडक्ट मैच कर रहा है। अच्छा सर एक यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कैटेगरी दिखा रहे हैं, वो आसान, वो ज्यादा अच्छा रहता है क्या? यूनिवर्सल कैटेगरी दिखा रहे हैं। यूनिवर्सल कैटेगरी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक, इसी में ही दिखा रहे हैं, सर्च करो ना, उसी में ही दिखा रहा है यूनिवर्सल कैटेगरी। क्या सर? हाई, मैं अपना जब प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ उसमें 2-3 तो दिखा ही रहा है कैटेगरी में, और एक उसमें यूनिवर्सल भी दिखा रहा है। तो यूनिवर्सल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट यूनिवर्सल में रहता है और यूनिवर्सल का क्या काम है, हम लोग एक बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा ठीक है सर। अभी फिलहाल आप सोचो कि आपका कैटेगरी, यूनिवर्सल को छोड़ दो, यूनिवर्सल छोड़ के बाकी का कोई कैटेगरी में कुछ भी आ रहा है डाउट्स तो पूछो, क्योंकि पहले आपको पूरा कैटलॉग जब तक नहीं समझेंगे तब तक यूनिवर्सल समझाना मतलब नहीं। अच्छा ठीक है सर, इसलिए यूनिवर्सल सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक कैटेगरी समझा। कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी अंदर प्रोडक्ट किस तरीके से रहता है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। तो पहले कैटेगरी समझना जरूरी है। तो इस तरीके से अपना हम लोग कैटेगरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा आता है कैटलॉग। हम 3 तरीके से कैटलॉग बना सकते हैं। पहला है क्लोन, पेयरिंग, और थर्ड है अपना कि हम यहाँ पे नया कैटलॉग बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कुछ क्वेरी है, विदाउट ऑथराइजेशन नंबर बना सकते हैं क्या अगर, तो हम लोग यहाँ पे सभी 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। जो विदाउट ऑथराइजेशन नंबर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था 90% विदाउट ऑथराइजेशन नंबर। स्क्रीन में आपका कोडेंट के प्रोडक्ट होते हैं, कोडेंट 2, 3, 4, वो क्या होता है, ये सभी हम लोग अभी कैटलॉग में डिस्कशन करेंगे। सर मेरे में स्क्रीन अटक गया सर, वो व्हीलचेयर में अटक गया सर। सर मेरे में स्क्रीन व्हीलचेयर में अटक गया सर। हाँ, मेरे में जो आपका स्क्रीन शेयर किया आपने, वो व्हीलचेयर में अटक गया, कुछ चेंज कर, वो दिख नहीं रहा कुछ चेंज। नहीं, मैंने अभी तक चेंज कुछ तो नहीं किया। अच्छा ठीक ओके, यही है ना। अभी मैं यहाँ पे चेंज करूँ, चेंज हुआ क्या आपके पास? हाँ सर हुआ, नोटिफिकेशंस ओके ऐसा आया है। ठीक है, ओके।